सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। आप सभी का एक बार फिर से मैं हमारी इस डीएसएस की लाइव क्लासेस के अंदर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग कहता हूं। और आरिफ पठान वालेकुम सलाम, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हो ज़रा बताइए मुझे। आज हमारा डीएसएस का 8th सेशन है, ठीक है। 8th सेशन हमारा आज होने जा रहा है, जो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने दोस्तों को हमारी इस क्लास में जोड़ ले, इस लिंक को शेयर करके जल्दी जल्दी फटाफट। और ज़रा बताइए आप लोगों के क्या हाल चाल है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है आप सब लोग। और हाँ, एक ज़रूरी बात आपसे कहना चाहूँगा मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले कि कोरोना वायरस का काफ़ी खौफ अभी है बाहर और काफ़ी सतर्क और अलर्ट रहने की ज़रूरत है हमें भी। तो मेरी आपसे ही गुजारिश होगी कि आप भी सतर्क रहिए, आप अलर्ट रहिए, साफ़ सुथरे रहिए, हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन रखिए। और बाहर भीड़ भाड़ में जहाँ भी आप जा रहे हो भीड़ में, तो वहाँ पर ऑलवेज़ एक मास्क पहन कर जाइए। ये मत सोचिए कि अभी हमारे एरिया में नहीं आया, आएगा तब देखा जाएगा। नहीं आया है उसके बावजूद भी मास्क पहनिए, हाथ को अच्छी तरह से साफ रखिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप प्लीज़ मेंटेन करिए तो आप हेल्दी, फिट और फाइन रहोगे, ठीक है। प्लीज़ इन सब चीज़ों का आप ख़ास ध्यान रखिए, ओके। चलिए, तो आज की इस क्लास को अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आज हम इस क्लास में एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के डेड लोड, विंड लोड और लाइव लोड को एनालिसिस करने का। तो आज हम इस क्लास में वही शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रुचित मेहता कह रहे कि सर वो असाइनमेंट नहीं हो पाया हमारा कॉलेज एग्ज़ाम एंड प्रोजेक्ट वर्क की वजह से, सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके डियर, आपने एटलीस्ट मुझे रिप्लाई तो किया है इस बात का कि सर नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस एंड आई अप्रिशिएट दिस एंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। वो कोई कंपलसरी नहीं था। अनिल, वेरी गुड इवनिंग, आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो स्टूडेंट काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं अभी भी। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं फिर, अगर आप सभी की अनुमति हो तो। और जो लोग हमारे एप्लीकेशन के ग्रुप में हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम की लिंक उस ग्रुप में एक बार ज़रूर शेयर कर दे, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि हम लाइव आ चुके हैं। और मैं देख रहा हूं कि उस ग्रुप में भी तकरीबन 74 to 75 स्टूडेंट्स या आई थिंक 78 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन उसमें से एक्टिव मेंबर्स बहुत कम हैं। एक्टिव स्टूडेंट उसमें बहुत कम है। जब मैं कुछ पूछता हूं तो 2 3 4 लोगों के मुझे रिप्लाई मिलते हैं, बाकी लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब मुझे लगता है शायद ये इसकी वजह से होता है कि और ये क्लासेस भी अगर देखो आप, तो क्लासेस के अंदर भी बहुत मुश्किल से 15-20 बच्चे जो है वो लाइव आते हैं और आखिर में भी 4-5 बज जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी क्लासेस फ्री मोड में है, इसलिए शायद। तो मैं अब सोच रहा था कि पहले मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कितने लोग लाइव क्लासेस को हम पढ़ना चाहते हैं हमसे, और कौन कौन कंफर्म है, कौन एवे यहाँ पर आता है, कौन काम से आता है। तो हम पहले इसके अलग से एक सर्वे करेंगे, मैं आपको अभी पहले बता रहा हूँ ये इसलिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम जो है हमारे इस क्लास को शुरू करते हैं। दीपक, आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, क्या कह रहे हैं लोग। जयेश कह रहे कि सर एग्जांपल में इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऑफ साइज 18/40 एंड हाइट ईव्स लेवल 20 में स्पान और हाइट क्या ले। मतलब आपका सवाल मुझे समझा नहीं कुछ। ये आपका जो है 18 मीटर स्पान होगा, 40 मीटर उसकी लेंथ होगी और उसकी जो हाइट है वो 12 मीटर होगी इस सवाल के मुताबिक, ठीक है। 18 मीटर उसका स्पान होगा, 40 मीटर उसकी लेंथ होगी और 12 मीटर उसकी हाइट होगी। सिंपल है बहुत, ओके। ट्रस का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सर इंडस्ट्रियल शेड में एंड टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर, ओके। व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप नहीं है इसका, हमारा एप्लीकेशन जो है मोबाइल एप्लीकेशन हमारी है टेक्निकल सिविल, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसे इंस्टॉल कर सकते हो और हमारे इस बैच के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सभी के लिए फ्री है, तो आप इसको एनी टाइम एनरोल कर सकते हो और बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले खूबसूरत एक मैं आपको एक छोटी सी मेरी लिखी हुई एक शायरी सुना देना चाहता हूँ, उसके बाद हम शुरू कर देते हैं।
एक मिनट, आज हम जो है एक्चुअली आपके पास आज सभी के पास 875 होगा ना अभी, 875 पार्ट 3 अपने पास रख लीजिएगा, कैलकुलेटर अपने पास रख लीजिएगा, और हमारी जो नोटबुक है, आपने, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने नोटबुक तो बनाई होगी, तो उस नोटबुक को भी अपने पास रख लीजिएगा। उसके अंदर से कुछ पिछले जो स्टेप्स है, पिछले कुछ चीज़ें हैं, उसमें आपको रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। चलिए शुरू करें फिर। हाँ, वो मैं आपको कुछ सुना रहा था कि इश्क दरिया में ना डूब है साहिल, क्या है अर्ज मैंने क्या किया, मैंने खुद लिखा है। अब कल रात को ही शायद मैं बैठा था तो मैंने लिखा था, तो मुझे लगा कि आज मुझे सुना देना चाहिए आपको। आप सब लोगों के लिए ही मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अर्ज किया है कि इश्क दरिया में ना डूब ए साहिल, कहाँ जाएंगे तुझसे सहारा लेने वाले। इश्क दरिया में ना डूब ए साहिल, कहाँ जाएंगे तुझसे सहारा लेने वाले। मौजों को तो समंदर समा लेगा, मौजों को तो समंदर समा लेगा, कहाँ जाएंगे मौजों से लिपटने वाले। तो इसी बेहतरीन और ख़ूबसूरत शायरी के साथ आज हम हमारे एग्ज़ाम्पल को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। अपने पास अगर टेक्स्ट बुक हो तो आप बंद कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक को बंद कर दीजिए और जो मैं लिखवा रहा हूँ उसे लिखिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ उसे फॉलो कीजिए प्लीज़, तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो हाँ चलिए, थैंक यू आप सभी के अप्रिसिएशन के लिए। मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। शुरू करें फिर आज की क्लास को। GTU के एग्ज़ाम तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा दावा है, ये गारंटी है मेरी। कुछ भी करके हम GTU के एग्ज़ाम आने से पहले बल्कि बहुत कम समय के अंदर जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करके रहूँगा मैं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। आरिफ पठान करके सर 999 बता रहा है ऐप में, नहीं वो तो हमारा कोर्स है, मैंने आपको वो कहा है कि उसके कुछ एडिशनल बेनिफिट है, अगर आपको चाहिए तो आप उसे ले सकते हो, वरना हमारा बैच है, आपको वो प्लस साइन बैच पे बॉटम में एक काम कीजिए, हमारे चैनल के ऊपर वीडियो है एक, हाउ टू ज्वाइन अवर DSS ग्रुप, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे बैच को आपको किस तरह से ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के, बहुत लोग अब वेट कर रहे हैं कब से। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड पर पैनल पॉइंट। मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, आप प्लीज इसे लिखिएगा शांति से, ठीक है। उसके बाद आपके सवालों के मैं जवाब देता हूं। तो सवाल है, कैलकुलेट डेड लोड, लाइव लोड एंड विंड लोड per panel point for a steel truss or roof truss to be provided for the factory at भुज। इसकी जो लोकेशन है वो भुज दे रखी है, with the help of following data, ठीक है। लोकेशन का एक अपना इंपॉर्टेंस है, आपको पता होगा, डेटा आपको दे रखे हैं। तो अब हम जो है डेटा आपको जब दे रखे हमने यहाँ पर जो दे रखे मैं आपको लिखवा देता हूँ पहले, ठीक है। आपके सवाल बाद में मिल लेता हूँ, आप चिंता मत करो, ठीक है। आप सभी के सवाल लेता हूँ मैं, पहले डेटा कुछ देख लेते हैं ताकि यहाँ पर लोगों को समझने में आसानी हो जाए। चलिए, तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि स्पेसिंग एंड हाइट ऑफ ट्रस आपको, अच्छा एग्जाम्पल में क्या है, डेड लोड, विंड लोड और लाइव लोड आपको फाइंड आउट करना है पर पैनल पॉइंट, जो कि एक आपकी फैक्ट्री है भुज में लोकेटेड, और उसके लिए आपको ये डेटा दे रखा है, वो डेटा आपको लिखवा रहा हूं, अब उसे लिखिए। चलिए, तो स्पेसिंग एंड हाइट ऑफ ट्रस मतलब क्या है कि आपको जो है स्पेसिंग दे रखी है और हाइट दे रखी है। स्पेसिंग ऑफ ट्रस मतलब क्या होता है, तो भाई स्पेसिंग ऑफ ट्रस का मतलब होता है, ध्यान से जरा मेरी बातों को सुनिएगा, यहां पर ये आपका फ्रंट रूफ ट्रस है, ये उसके पीछे वाला रूफ ट्रस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो आपको 3.5 मीटर की दे रखी है। वो आपको कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर की स्पेसिंग दे रखी है। आपको कहा गया है उसकी जो हाइट है ट्रस की वो 12 मीटर की है। मतलब कि भाई ये जो आपका इस तरह से बिल्डिंग है या फैक्ट्री है, ठीक है, ये जो है इसकी जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो 12 मीटर की है, ठीक है। ये आपकी 12 मीटर की हाइट है। उसके बाद आपको कहा गया है कि स्पान एंड राइज ऑफ ट्रस। अब आपको स्पान और राइज की बात कर रखी है। मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका ये इस तरह से एक, मैं फिगर आपको थोड़ा सा छोटे छोटे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, समझ लीजिएगा आप। आपको जो है यहां पर स्पान दे रखा है 12 मीटर का, ये स्पान ऑफ ट्रस है, ठीक है, ये 12 मीटर का स्पान ऑफ ट्रस दे रखा है। और राइज आपको यहां पर दे रखा है 2.5 मीटर का, ये राइज आपको 2.5 मीटर का दे रखा है। ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखिए,
अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा कि भाई स्पेसिंग दे रखी है, हमें हाइट दे रखी है, स्पान दे रखा है, राइज दे रखा है। आगे आपको कहा है नंबर्स ऑफ पर्लिन इंक्लूडिंग रिज एंड ईव्स। अब ये क्या झंझट है, ये इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो इस एग्जांपल को मुझे आज करवाने का यही है मेन मकसद कि इसमें जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं वो आपको क्लियर करवा दूं। अगर जीटीयू में एग्जाम में कहीं भी किसी और जगह आपको इस तरह से कोई सवाल को पूछा जाए तोड़ मड़ोड़ के या किसी और भाषा में, तो आपको उसका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको सवाल है कि नंबर ऑफ पर्लिन्स। चलिए, ये एक आपको ट्रस दे रखा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। ये आपको एक ट्रस है, ये 2.5 मीटर की हाइट है और ये 12 मीटर है। ठीक है, आपको ये क्या कह रहे हैं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पर्लिन्स है इंक्लूडिंग ईव्स एंड रीच, वो टोटल नंबर कितने हैं, 10 है। अब इनका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। जो रीज होता है ना, यहां पर एक्चुअली क्या होता है, दो पर्लिन्स होते हैं। इस तरह से दो पर्लिन्स होते हैं। पर्लिन जो है वो एंगल सेक्शन हो सकते हैं, मतलब सी सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, एंगल सेक्शन हो सकते, एल सेक्शन हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो ये जो है मान, ये हमारे यहां पर दो पर्लिन्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। यहां पर क्या होते हैं, दो पर्लिन्स होते हैं और यहां पर एक पर्लिन होता है। यहां पर कॉर्नर में एक पर्लिन होती है, यहां पर दो पर्लिन होते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा हमें कि भाई टोटल 10 पर्लिन्स आपको प्रोवाइड करनी है। इससे हमें पता चलता है कि पैनल हमारे कितने हो गए, पैनल पॉइंट हमारे कितने हो गए। ठीक है, तो चलिए हम इसके अंदर अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, एक तरफ से 5 होने चाहिए। तो देखो ये 1 2 3 4 5, एक तरफ से 5 हो गए, दूसरी तरफ से 5 हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, मतलब ये एक पर्लिन, दो पर्लिन, तीन पर्लिन, चार पर्लिन और ये 5 पर्लिन, इधर से 6, इधर से ये 7 8 9 और 10, 10 पर्लिन्स यहां पर इस तरह से आपको अरेंज करनी है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बातें आपको? सवाल इस तरह से आपको समझना है। सवाल को समझोगे तो जवाब को निकालने में बड़ी आसानी होगी आपको। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये करना है। इसको आप जो है हाउ ड्रेस बना लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आप बनाना चाहते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एग्जाम्पल में आपको हाउ ड्रेस ही लेना है, लेकिन ये तो आसानी के लिए हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और कोई गलत भी नहीं है। चलिए, तो हाउ ड्रेस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा पैनल हमारे कितने हो गए, यहाँ पर फुल पैनल पॉइंट कितने मिलेंगे, कोई बताएगा मुझे आप में से? टोटल नंबर ऑफ फुल पैनल पॉइंट कितने हमारे पास, जल्दी करिए, गिव मी आंसर। टोटल नंबर ऑफ फुल पैनल पॉइंट हमारे पास कितने हैं? आई एम सोंटी, आइए, गुड इवनिंग। और ये कोई अफगानिस्तान से हमारे दोस्त है, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सर गेंट्री गर्डर कब शुरू करेंगे? गेंट्री गर्डर हो सकता है इसके बाद शुरू करूं मैं, अभी फाइनल हुआ नहीं है, मैं कर लूँगा, बाद में अपन बात कर लेंगे इसके बारे में। कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करनी है मुझे इस क्लास को, इस एग्जाम्पल को ख़त्म करने के बाद, तो हम बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है, आइए, तो टोटल नंबर ऑफ फुल पैनल पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ, अच्छा मतलब आप एक तरफ से बोल, ओके ओके, सॉरी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। अच्छा ठीक है, आप भी सही हो, मैं भी सही जा रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि ये एक तरफ से अगर हम बात करें तो टोटल फुल पैनल पॉइंट आपके 4 हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई 1 2 3, ये हाफ और ये हाफ, 4 हो गए। ठीक है, एक तरफ से 4। इस पूरे ट्रस के अंदर देखें तो टोटल पैनल पॉइंट कितने हो रहे हैं, फिर 8 हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हो रहे हैं पैनल पॉइंट, 7 और ये 8। ठीक है, इस तरह से 8 टोटल नंबर ऑफ पैनल पॉइंट हमारे हो रहे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आपको कहा गया है लेंथ ऑफ चैड, मतलब आपको लेंथ ऑफ ट्रस दे रखी है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि सर ये लेंथ का हमें कहां यूज करना है, तो मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने पिछला एग्जाम्पल सॉल्व किया था, आपको क्या लगा हमने कहां पे लेंथ का इस्तेमाल किया? कई लोग जो आप हमने, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था जिसके अंदर हमारी जो लेंथ हमें दे रखी थी या नहीं भी दे रखी थी अगर, तो भी हमने लेंथ का इस्तेमाल कहां किया, कोई बताएगा मुझे? हमें शायद पिछले एग्जांपल के अंदर लेंथ तो नहीं दे रखी थी, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर क्योंकि हमें लेंथ दे रखी है तो इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे? कहीं पर लेंथ ऑफ ट्रस का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है प्रीवियस एग्जांपल के रिस्पेक्ट में, जरा बताइए मुझे। आनंद यादव आइए, गुड इवनिंग, आइए, आपका मैं जवाब का इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। चलिए, तो हमें लेंथ दे रखा है 30 मीटर। आगे बढ़ते हैं। कवरिंग मटेरियल, रूफ कवरिंग मटेरियल हमें दे रखा है एस्बेस्टोस शीट। ठीक है, एस्बेस्टोस सीमेंट शीट हमें दे रखी है। एस्बेस्टोस सीमेंट शीट हमें दे रखी है, इसका मतलब क्या है? इसका सेल्फ वेट हम कितना ले सकते हैं?
इसका सेल्फ वेट हम कितना ले सकते हैं? आप मेरे सवालों का जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, ताकि हमें एक तो लेट ना हो, मुझे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत ना पड़े, और एक एनर्जी बनी रहे हमारे लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो आप ज़रा बताइए मुझे कि AC मतलब एस्बेस्टोस सीमेंट शीट जो होती है, हाँ यस वेरी गुड। तो हम 120 से 150 के बीच, आर यू श्योर? 120 से 150 के बीच जो है इसकी हम, बिल्कुल ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो 120 से 150 हम ले सकते हैं। अब यहां पर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि 120 लेना है या 150 लेना है, तो आप हमेशा अपने हिसाब से यहां पर लोगे तो भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। आप अगर 120 ले लो दैट इज ऑल्सो ओके, अगर आप 150 ले लो इट इज ऑल्सो ओके, अगर आप 140 ले लो तो भी ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको गलत नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको दे रखा है प्रोबेबल लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर, आपको ये 25 ईयर्स दे रखी है। ये सारा डेटा मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखते रहिएगा मेरे साथ साथ, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखिए। ठीक है, तो आपको प्रोबेबल लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर दे रखा है 25 ईयर्स। उसके बाद आपको कहा गया कि आपकी टेरेन कैटेगरी जो है बिल्डिंग की, जिस टेरेन में वो लोकेट कर रही है, वो आपकी टेरेन कैटेगरी जो है वो कैटेगरी 2 है, और क्लास ऑफ स्ट्रक्चर आपका ए है, क्लास ए है, कैटेगरी 2 है। जब हम विंड लोड को निकालेंगे वो हम उसके अंदर इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यश टॉपर થઈ ગયો, हाँ साची बात है, यस टॉपर लागे छे मने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टोपोग्राफी ऑफ ग्राउंड, तो टोपोग्राफी यहां पर भी हमारा जो एंगल है वो लेस देन 3 डिग्री का है, लेस देन 3 डिग्री। लेकिन अगर आपको ग्रेटर देन 3 डिग्री वाला कोई न्यूमेरिकल देखना है कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। मैं जैसे ये लाइव स्ट्रीम खत्म होती है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अगर या फिर अगर आप ढूंढ सकते हो तो हमारे चैनल के ऊपर ढूंढिएगा, उस चैनल के ऊपर ढूंढिएगा आप। ठीक है, हमारे चैनल के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा विंड लोड कैलकुलेशन का, या फिर मैं इस बाद में हमारे जब लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाएगी तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि ग्रेटर देन 3 डिग्री वाला अगर केस होता है तो किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको कहा गया ओपनिंग ऑफ बिल्डिंग, ये जो हमें दे रखा है ये 25% ऑफ वॉल एरिया, आपको ये 25% ओपनिंग दे रखा है। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपको सवाल इस तरह से दिया है, और उसका जो है जो एक सिंपल सा ट्रस्ट था वो कुछ इस तरह से बन रहा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, सवाल आप सभी ने लिख लिया होगा। यस और नो में मुझे जवाब दीजिए, हरी अप, यस और नो में मुझे जवाब दीजिए, जल्दी करो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आप आगे जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे नया कुछ इसके अंदर है नहीं, चलिए ठीक है, ओके बहुत अच्छी बात है। तो भाई इसके सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कौन सा, आपको ही बताना ये भी। चलो सबसे पहला हमारा कौन सा स्टेप होगा इसके अंदर, हरी अप, जिसको जल्दी आता है, जिसको पहले आता है वो जल्दी। लेंथ बताना रह गया। हाँ देखो मैं आपको वही बता रहा था ना कि लेंथ हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया था, और इस एग्जांपल के अंदर क्योंकि हमें लेंथ गिवन है तो आगे हम इसके बारे में भी देखेंगे कि ये एग्जांपल जब खत्म होगा तब मैं आपको बताऊंगा कि आप मुझे बताइए लेंथ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, इसकी आप चिंता मत करो। ठीक है, ये कुछ चीजें जो है हम आगे देखेंगे, ओके इसकी चिंता मत करो। ज्योमेट्री ऑफ ट्रस के अंदर लेंथ की इस्तेमाल होता है, ये जो पूरा रूफ होता है, पूरा रूफ होता है, ठीक है, उसके अंदर लेंथ मतलब क्या होता है पता है आपको, ये जो पूरा इस तरह से रूफ जा रहा है आपका आगे, ठीक है, उसके पीछे भी ट्रस हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रस कितने हैं, ओके, तो ये पूरा लेंथ उस फैक्ट्री का, उस इंडस्ट्री का, सॉरी इंडस्ट्री का हम हाँ उस फैक्ट्री का हम कह सकते हैं कि वो है पूरा। ठीक है, तो उसका हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा आखिर में। ओके, फिलहाल हम बात करते हैं अभी इसके पहले स्टेप के अंदर। पहला स्टेप हमारा है प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन। तो प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहले तो हमें इसके अंदर क्या निकालना होगा, एंगल। ठीक है, एंगल निकालना होता है हमें, ओके, राइज अपॉन स्पान बाय 2, राइज अपॉन स्पान बाय 2, ये हमें इसका एंगल देगा। तो चलिए मुझे एंगल कैलकुलेट करके बताइए कि एंगल हमारा कितना आ रहा है, एंगल ऑफ रूफ ट्रस, जल्दी बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, हरी अप। 10 अल्फा इज इक्वल टू राइज अपॉन स्पान बाय 2, स्पान हमारा है यहां पर टोटल 12 मीटर का, तो स्पान बाय 2 हो जाएगा, स्पान बाय 2 हमारा हो जाएगा 6 मीटर का। उसके बाद आप जरा कैलकुलेट कीजिए, जल्दी बताइए मुझे, हरी अप।
एंगल ऑफ रूफ ट्रस। आनंद यादव का आज पहला दिन है, तो पहले दिन में आपका मैं बहुत और तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारी इस क्लास में आने को प्रीफर किया। आपसे गुजारिश भी करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप हमसे अपडेटेड रहे, और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल करें ताकि वहाँ से आप कुछ मटेरियल, कुछ और भी चीज़ें एक्सेस कर पाएँ हमारे इस चैनल को लेकर और सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स को लेकर। आपका भी, जिनका भी फर्स्ट लेक्चर है उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, डेटा फिर से बोलिए। आप एक काम कीजिए जिगर, आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को पहले से देखिए। ठीक है, इस वीडियो को आप पहले से देखिए तो आपको डेटा वहां से मिल जाएगा। अगर आपके लिए मैं पूरा डेटा फिर से बोलूंगा तो कई बाकी लोग जो है फ्रस्ट्रेट हो ना जाए, इसलिए। ठीक है, तो ये डिजिटल हम पढ़ रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप एनी टाइम एनी चीज़ रिवाइंड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो रिवाइंड कर लीजिए इसको एक बार और सब डेटा वहां से नोट डाउन करके हमसे एक बार फिर से कंटिन्यू कर लो। ठीक है, तो 22.6 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 22.6 डिग्री या 60 डिग्री जो भी है इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे पास आ गया है हमारा एंगल ऑफ रूफ ट्रस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें दूसरा निकालना होता है लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, इस तरह से ये जो है हम हाफ ट्रस को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो हमने अभी ये एंगल अल्फा निकाल लिया। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल राफ्टर के लेंथ की। तो प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ जरा बताइए। ये है जो है ये तो हमारे पास 2.5 मीटर का है, ये हमारे पास 6 मीटर का है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस प्रिंसिपल राफ्टर? कैलकुलेट इट एंड गिव मी द आंसर। हरी अप, कम ऑन, कैलकुलेट इट एंड गिव मी द आंसर। और कोई दिक्कत अगर कहीं आपको हो रही है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। 6.5 मीटर, यश, वेरी गुड। और कोई? देखो ये हमारा जो पिछला बैच था उसके अंदर एक दो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अच्छी तरह से जवाब दे देते थे, और मतलब वो कोई मिहिर गुजराती करके कुछ था, ऐसा कोई बंदा वो थे, और कोई और एक दो स्टूडेंट थे। उनमें से एक यहाँ पर उसी तरह का स्टूडेंट है यश, जो कि बहुत ही जल्दी जवाब दे देते हैं। दैट इज़ अ गुड क्वालिटी। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये सब बताए, जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करें, कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, कंसंट्रेशन बनाए रखो, कैलकुलेटर के अंदर स्पीड अपनी बढ़ाओ, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ध्यान दोगे। ठीक है, तो जो भी आंसर जवाब दे रहे हैं वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और इसी तरह से करते रहोगे तो बहुत आगे जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या है हमारे पास 6.5 मीटर इज द, ये कितना हमारे पास 6.5 मीटर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ हमारी आ गई, लेंथ ऑफ PR दैट इज 6.5 मीटर। देख के मत बोलिएगा प्लीज, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, आप कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, उसके बाद अब निकालना होता है हमें एरियाज। तो एक तो हम निकालेंगे हाफ प्लान एरिया और दूसरा निकालेंगे हाफ स्लोप एरिया। तो अब मुझे हाफ प्लान एरिया निकाल के दीजिए फटाफट, हाफ प्लान एरिया निकाल के दीजिए मुझे, जल्दी कीजिए, हरी अप। हाफ प्लान एरिया क्या है? हाफ प्लान एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, हमने इसको कल अच्छी तरह से सॉल्व भी किया था। इसका न्यूमेरिकल के अंदर हमने इसको अप्लाई किया था किस तरह से फाइंड आउट करना है, इसलिए मुझे नहीं लगता फिर से मुझे इसको बताने की ज़रूरत है। तो 21 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड जिगर, कंपटीशन में आ रहे हो आप, वेरी गुड, यश की कंपटीशन में आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो 21 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। जयेश वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यश वेरी गुड। और चंचल का जो है वो 9 मीटर का आ रहा है। 9 मीटर आपका कैसे आ रहा है इसका जरा बताइए मुझे, आपने कुछ गड़बड़ किया है इसके अंदर। आपको करना था 6 मीटर 6 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर का अंडर रूट। इसका आंसर आपका 6.5 मीटर आना चाहिए। 9 मीटर आपका गलत आ रहा है, आप अपने आप को एक बार करेक्ट कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे पूछिए। ठीक है, चलिए, तो 21 मीटर स्क्वायर सभी का आंसर आ रहा है, दैट इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 21 मीटर स्क्वायर। अब मुझे बताइए हाफ प्लान हाफ स्लोप एरिया बताइए, हाफ स्लोप एरिया मुझे बताइए। अब स्लोप एरिया, हरी अप। इट्स ओके चंचल गुप्ता, इट्स ओके, हो जाता है, हम इंसान हैं। ठीक है, गलतियां इंसान से ही होती है, और जो इंसान गलती नहीं करता उसे इंसान नहीं कहा जाता फिर, है ना, तो हम इंसान हैं, होता है। चलिए, तो बताइए इसका हाफ स्लोप एरिया क्या आ रहा है?
जिगर वेरी गुड। ये अब मुझे लगता है कि जिगर बुक में से देख के बोल रहे हैं, मतलब शक हो रहा है मुझे इतनी स्पीड में। जिगर के आप बुक से तो नहीं बता रहे हो मुझे। चलिए खैर जो भी, अगर आप अच्छी तरह से खुद कैलकुलेट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। तो 20 हाँ जिगर, अच्छा ठीक है खैर, थैंक यू। और सॉरी मैं आपको कुछ ऐसा बोला कि आप बुक से कर रहे हो इसलिए थैंक यू, सॉरी ठीक है। चलिए तो क्या आंसर है आपका? 22.75 मीटर स्क्वायर, 22.75 मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो हमने देखा कि जो प्रिलिमिनरी और बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास? एक तो इसका एंगल कितना है, उसके बाद ये प्रिंसिपल राफ्टर का लेंथ कितना है, उसके बाद यहां पर जो हमारा हाफ प्लान एरिया कितना है और हाफ स्लोप एरिया कितना है, ये हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, मैं अभी हम बातचीत करते हुए सॉल्व कर रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, वरना ये 2 मिनट का काम है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का। ठीक है, तो इतना आपने निकाल लिया है और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। ओके, अब हमारा जो है सेकेंड स्टेप आता है, वो है डेड लोड कैलकुलेशन। डेड लोड कैलकुलेशन हमारा सेकंड स्टेप आता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। और डेड लोड कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहला जो कंपोनेंट है जिसका डेड लोड हमें निकालना है, वो होगा हमारे पास रूफ कवरिंग मटेरियल, है ना। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा रूफ कवरिंग मटेरियल। ठीक है, वो हमारे पास था एसी शीट, ठीक है, एस्बेस्टोस सीमेंट शीट हमारे पास थी, जिसका पर जो था हम ले सकते हैं पर मीटर स्क्वायर के लिए, दैट इज 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप 150 लो तो भी चलेगा, आप 130 लो तो भी चलेगा, आप 140 लो तो भी चलेगा, आप 120 लो तो भी चलेगा, आप अगर 110 लो तो नहीं चलेगा। ठीक है, 110 नहीं ले सकते आप, और ना ही 160 ले सकते हो। 120 से 150 के बीच में आप कहीं भी कोई भी ले सकते हो। चलिए, तो अब मुझे इसका टोटल टोटल लोड बता दो, इस कंपोनेंट की वजह से कितना लोड हमारे पास आएगा एरिया के लिए। एरिया इसके अंदर कौन सा इस्तेमाल होगा आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर अप्लाइंग इट ऑन रूफ, सो ऑब्वियसली हाफ स्लोप एरिया होगा। रूफ हमारा जो है स्लोपी है तो स्लोप एरिया होगा। ठीक है, तो उसका आंसर आपका आना चाहिए 3412। ओके, 150 लिया हमने तो 3412 आ रहा है। ठीक है आपका, तो ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन देखो क्या है, मैंने बुक में देखा नहीं और इन्होंने 130 ले रखा है तो ठीक है, अब ये हम कैलकुलेशन में थोड़ा अलग ना निकल जाए, इसलिए मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ 130, है ना। कैलकुलेशन के अंदर फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम 130 रखते हैं। वरना आप 150 जो जा रहे थे बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो 130 हम ले लेते हैं। ये कैलकुलेशन हमारा डिफरेंस ना आ जाए इसलिए, बस इसी का रीजन है खास, ये दूसरा कुछ रीजन इसके अंदर नहीं है कि सर ये आप क्या कर रहे हो, गलत तो नहीं कर दिया हमने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही था। तो आपका जो एरिया जो लोड आ रहा है न्यूटन में, वो 2957, इसको कैलकुलेट करने की आपको जरूरत भी नहीं है। 2957.5 न्यूटन ये आपका टोटल लोड होगा हमारे स्लोप एरिया के ऊपर रूफ कवरिंग मटेरियल की तरफ से। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हमारे पास लोड आएगा। वेरी गुड, आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच आपके इस अच्छे रिस्पांस के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है वेट ऑफ पर्लिन। अब वेट ऑफ पर्लिन भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो वेट ऑफ पर्लिन ले लीजिए, 60 to 90 हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम दूसरा ले लेते हैं वेट ऑफ पर्लिन, वेट ऑफ पर्लिन। ठीक है, यहां पे इन्होंने 90 ले रखा है, तो हम 90 ही ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए मुझे इसका लोड बताइए, अब हरी अप कैलकुलेट करके मुझे इसका लोड बताइए कितना आ रहा है। 1890, बिल्कुल सही, सही जवाब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डिजाइन ऑफ स्टील टैंक अभी नहीं होगा, डिजाइन ऑफ स्टील टैंक अभी नहीं होगा। हालांकि इसका मैंने एक वीडियो में बना रहा था बीच में, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं उसको भूल गया, रह गया वो बनाना वीडियो। काफ़ी लोगों ने इसको डिमांड किया था मुझसे, मैं बना भी रहा था इसको, लेकिन खैर जो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा और इसका अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। रविंद्र, क्या नाम है आपका? रविंदर वर्मा। ठीक है, आप चिंता मत करो। तो 1.8 किलो न्यूटन में और 1890 न्यूटन में, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। 1890 हम न्यूटन में ले लेते, बाद में किलो न्यूटन में कर लेंगे। ठीक है, दोनों के आंसर बिल्कुल सही थे।
तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड हमारा मटेरियल होगा इसके अंदर, थर्ड हमारा मटेरियल क्या होगा इसके अंदर? रविंदर वर्मा करे सर आरटीयू के लिए पढ़ सकते हैं क्या? देखो आप सिलेबस एक तो जो है कंपेयर कर लो कि भाई जीटीयू के अंदर जो है हमारा गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर हमारा सिलेबस कुछ इस तरह से है कि हमें एक तो लोडिंग एंड लोड कैलकुलेशन है पहला चैप्टर, दूसरा कनेक्शन है, उसके बाद हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, देन प्लेट गर्डर है, गेंट्री गर्डर है, फुट ओवर ब्रिज और प्लास्टिक डिजाइन है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो आप जीटीयू की वेबसाइट से देख सकते हो, ठीक है, या फिर एक बुक होती है जो मैं यूज़ करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है, जीटीयू के लिए, वो है डॉक्टर आरपी रेठलिया सर की पब्लिश की हुई बुक, उसको आप प्रीफर कर सकते हो, उसका कंटेंट देख लो और उसके हिसाब से आप जो है आसानी से उसको कंपेयर कर लो कि आपका आरटीयू और हमारा जीटीयू इन दोनों के सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, और शायद मैंने पहले देखा था ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हो, कुछ गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेथोडोलॉजी सब एक जैसी होती है, कंटेंट में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, सॉल्यूशन वो न्यूमेरिकल में वैल्यूज वगैरह थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, लेकिन जो मेथोडोलॉजी होती है, जो प्रोसेस है, वो ऑल ओवर इंडिया एक जैसी है, बल्कि ऑल ओवर द ग्लोब एक है, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी होती है। हाँ, बाद में दूसरे आईएस कोड्स होते हैं बाहर के, तो उनके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम ही होती है, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास होगा वेट ऑफ पर्लिन, हमने देख लिया, सेल्फ वेट ऑफ ट्रस होगा। तो सेल्फ वेट ऑफ ट्रस का फॉर्मूला मैंने आपको कल बता दिया था, सेल्फ वेट ऑफ ट्रस, इसका फॉर्मूला क्या था आपको पता होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट 10 इंटू स्पान बाय 3 प्लस 5, ठीक है, ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको वैल्यू देगा। इसकी वैल्यू जरा बताइए कितनी आ रही है कैलकुलेट करके। अच्छा एक काम करो, हाँ इसकी मुझे पहले वैल्यू बता दो। सेल्फ वेट ऑफ रूफ, ओके वेरी गुड। सुधाकर कह रहे हैं कि सीएए पढ़ा सकते हो क्या? सीएए का फुल फॉर्म पहले तो लिख दो आप, उसके बाद अमृत कुमार कह रहे हैं सर डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर कब होगा? डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर बहुत जल्द शुरू होने वाला है, उसकी क्लासेस भी हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे पहले से, ठीक है, तो आप इसकी चिंता मत करो, जो भी उसका जल्दी से अनाउंसमेंट होगा मैं कर दूंगा, आप चिंता मत करो उसकी। चलिए, तो अभी क्या है कि ये 1890 न्यूटन, ठीक है, 1890 न्यूटन आपने टोटल मुझे उसका लोड बता दिया एरिया के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। चलिए, तो 1890 न्यूटन आपका ये जो है टोटल, यहां पर जो है टोटल, ठीक है, सॉरी ये कितना था हमारा, ये हाफ प्लान एरिया होगा हमारा, हाफ प्लान एरिया, ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है 1890, ये तीसरा हमारे पास कंटेंट आ गया, ठीक है, तीसरा लोड आ गया। उसके बाद हमारा लोड होता है विंड ब्रेसिंग का, तो विंड ब्रेसिंग भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो, 12 to 13 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो विंड ब्रेसिंग, और इसके अंदर स्लोप एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि विंड जो है वो स्लोप एरिया पे लगता है, तो विंड ब्रेसिंग भी हम स्लोप एरिया के मुताबिक प्रोवाइड करेंगे। तो आप कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी कितना आ रहा है। सॉरी प्लान, ये एक्चुअली विंड ब्रेसिंग जो है ये स्लोप एरिया पे आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने प्लान एरिया पे ले रखा है। द रीजन बिहाइंड इज दैट वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग एज्यूम वेट ऑफ 12 ऑन प्लान एरिया। अच्छा, ये इसका मतलब हो सकता है कि भाई ये जो लोड है इसका टोटल अल्टीमेटली प्लान एरिया पे ट्रांसफर होगा, और जो कवरिंग मटेरियल होता है वो क्योंकि स्लोप एरिया में प्रोवाइड किया जाता है इसलिए, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 252 आ रहा है, ओके वेरी गुड। तो 252 मैंने आपको कल बताया था ना कि सिर्फ एक जगह आपको जो है स्लोप एरिया लेना है, दैट इज इन ओनली रूफ कवरिंग मटेरियल, अदरवाइज बाकी सारे जो कंपोनेंट्स है उसके लिए आपको जो है आपका प्लान एरिया लेना है। इसका मकसद ये होता है कि भाई जो भी कंपोनेंट होता है अल्टीमेटली उन सारे कंपोनेंट का जो लेंथ, जो एरिया वगैरह होता है वो प्लान एरिया के बेसिस पर करा जाता है, और उसका जो अल्टीमेट लोड होता है वो प्लान एरिया पे ट्रांसफर किया जाता है। दैट इज द सिंपलेस्ट रीजन इन इट, ओके। चलिए, तो आपका
जो इसका एरिया सॉरी लोड आ रहा था 252 आ रहा था, ठीक है 252 आ रहा था। उसके बाद हम टोटल इन चारों को या हम कह सकते हैं 252 टोटल हमारे पास आ रहा था। तो अब हमारे पास जो है ये 4 लोड आ चुके हैं, इन चारों का समेशन करके मुझे इसका आंसर बता दीजिए। जिगर पटेल वेरी गुड, ये तो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो 6989.5 न्यूटन, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आज इस तरह से मजा आएगा, है ना। और भी जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अपना जवाब लिख सकते हैं, हरी अप। $6989.5 न्यूटन। ओके, टोटल हमारे पास क्या था लोड, टोटल लोड इज इक्वल टू 6989.5 न्यूटन। अब अगर मुझे इसको फुल पैनल पॉइंट और हाफ पैनल पॉइंट अगर हम देखें कि भैया पर पैनल कितना होगा, पर पैनल कितना होगा, ठीक है पर पैनल पॉइंट, तो डिवाइड बाय 4 कर दो। एक तरफ से हम एनालाइज कर रहे थे ना, तो डिवाइड बाय 4 कर दो तो ये आपको पर पैनल पॉइंट देगी, ठीक है। हाँ एक मिनट, जयेश कह रहे हैं कि सर मुझे सैम 7 में ऑल सब्जेक्ट में ए आया था लेकिन डीएसएस में बी आया। ओ नो दैट्स ओके डियर, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर। सुधाकर कह रहे हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट पढ़ा सकते हो क्या। नो डियर, अभी कॉन्ट्रैक्ट और अकाउंट के बारे में हमने कुछ भी नहीं सोचा है और ना ही मैं इसका आपको फिलहाल जवाब दे सकता हूं। अगर आगे मैं इसके बारे में कुछ डिसीजन लूँगा या कुछ प्लान करूँगा तो आपको ज़रूर मैं हमारे चैनल के ऊपर अनाउंस करूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंसेस, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल इसके अभी कोई चर्चा मैंने नहीं कर रखी है, ठीक है। चलिए खैर, तो टोटल हमारा जो लोड है वो आ रहा है पर पैनल पॉइंट के लिए 1743.37 1743.37 न्यूटन पर पैनल पॉइंट। समझ आ रही मेरी बात है आपको। पर पैनल पॉइंट के लिए अगर देखें, ठीक है, हम कह सकते हैं ये पर पैनल पॉइंट है पीपीपी, ठीक है 3pm कह सकते हैं इसको, दैट इज 1747.37 न्यूटन। अब यहां पर आपका जो है एग्जाम्पल खत्म, इसका जवाब खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल नहीं, एक पोर्शन जवाब खत्म हो जाता है आपको, क्योंकि सवाल में पूछा है पर पैनल पॉइंट, जवाब दे दीजिए। आपको ये तो नहीं पूछा कि हाफ पैनल पॉइंट में करो, फुल पैनल, हाफ पैनल पॉइंट में नहीं किया, लेकिन आप अगर कर सकते हो तो कर लीजिएगा, कोई गलत बात नहीं है कोई। लेकिन इससे एक्स्ट्रा मार्क भी नहीं मिलेगी, और इसके अगर ना लिखे तो एक्स्ट्रा मार्क कटेगी भी नहीं, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आपको हाफ पैनल पॉइंट, इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट निकालना है तो आप निकाल सकते हो, एंड पैनल पॉइंट का निकालना है तो निकाल सकते हो, जैसे कि कुछ लोगों ने निकाला है ऑलरेडी। यहां पर जिगर पटेल ने, वेरी गुड, 873.68 फॉर हाफ पैनल पॉइंट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो इस तरह से हमने क्या किया कि पहला पोर्शन जो था डेड लोड, लाइव लोड, सॉरी डेड लोड का, वो हमने यहां पर मुकम्मल कर लिया है बहुत अच्छी तरह से, आसानी से, ठीक है। यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं लाइव लोड कैलकुलेशन की ओर, है ना। आगे बढ़ते हैं, यस और नो, प्रोसीड और नो, शैल वी प्रोसीड, और इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी राइट नाउ। सर क्वेश्चन में पर पैनल पॉइंट ही पूछता है क्या। हाँ देखो, डिपेंड करता है, क्वेश्चन में पर पैनल पॉइंट ही पूछता है, लेकिन अब जो सवाल है, अब अक्सर जो है इसके अंदर पर पैनल पॉइंट ही पूछेगा आपको, ठीक है। उसके जो वेरिएशन होते हैं क्वेश्चन के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा, हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इसके जो जीटीयू के क्वेश्चंस होते हैं हम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उसकी चिंता मत करो, उसकी आप चिंता मत करो। प्रोसीड हम आगे करते हैं, ठीक है। श्याम गजेरा कह रहे हैं कि 8th सिविल में डीएसएस के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हो। नहीं, फिलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ डीएसएस पे ध्यान दे रहे हैं। अगर हमें लगे ऐसा कि भाई कुछ लोगों की ज़्यादा डिमांड है कुछ और सब्जेक्ट को पढ़ने की, तो हम उसे भी शुरू करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सोच सकते हैं हम लोग, लेकिन ज़रूरत है आपकी डिमांड की, आपकी ज़रूरत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है वो है हमारे पास लाइव लोड कैलकुलेशन, ठीक है। अब भैया लाइव लोड कैलकुलेशन के अंदर हमारा एक सिंपल सा फंडा है कि लाइव लोड जो हमारे पास
परलिन होती है, ठीक है, उसके अंदर टोटल लाइव लोड निकाल लो उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर का जो टोटल लाइव लोड होगा वो प्रिंसिपल राफ्टर के अंदर 2/3 होगा, और वो जो 2/3 हमारे पास प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर जो लाइव लोड आएगा दैट इज अवर फाइनल लाइव लोड, और उसका हमें पर पैनल पॉइंट निकाल लीजिए। अब ये जो लाइव लोड ऑन परलिन होता है तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 750 - 20 इंटू अल्फा -10 वाला, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला आपको रखना है, मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको लाइव लोड ऑन परलिन का यहां पर लाइव लोड ऑन परलिन दैट इज 750 - 20 इंटू अल्फा -10, ये आप निकालो जल्दी, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है आपका आंसर इसका, दैट इज 498 आ रहा है। कितना आ रहा है? 498 जवाब दिया है जय केतु, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। जिगर पटेल कह रहे हैं कि आज डीएसएस की मीड का मार्क्स आया सर 30 आउट ऑफ 20, सॉरी 27 आउट ऑफ 30, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये आपने खुद से पढ़ाई की, मतलब कई आप क्लासेस जाते हो बाहर, या फिर हमसे पढ़ के आपने ये मार्क्स लाए हैं, ज़रा बताइए हमें, ताकि हमें भी इसको चीयर अप करने का मौका मिले, हमें भी खुशी मनाने का मौका मिले कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, हम हमारा भी कुछ योगदान हम दे रहे हैं, ज़रा बताइए, ठीक है। ओह, मतलब आपने हमसे पढ़ा ही नहीं, ये मतलब आपने कहीं और से पढ़ा है कि अच्छा अच्छा, वो जो सवाल था मेरा कि आपने कहीं और से पढ़ा है, उसका आंसर नो है, ठीक है ठीक है, तुम्हारे लेक्चर से, ओके, थैंक यू सो मच। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत जॉयफुल चीज़ है कि आप हमसे पढ़ के इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हो, दैट्स गुड थिंग। चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी लोगों को भी कहूँगा मैं कि आप भी इसी तरह से फॉलो कीजिए और अपने अच्छे मार्क्स लाइए, अपने ग्रेड को सुधारिए, अपने नॉलेज को सुधारिए, और बिना टेंशन के, है ना, बिना टेंशन के इंजीनियरिंग खत्म कीजिए। व्हाट, जयेश को 30 आउट ऑफ 30 मिले? ये जयेश मुझे लग रहा है आपने कहीं आपने कहीं तुक्का तो नहीं मार दिया, ये ऐसे ही कि चलो हम भी थोड़ी तारीफ की मजा ले लेते हैं। खैर जो भी है, आगे बढ़ते हैं, चलो टाइम पास नहीं करेंगे अपन। तो 498 आपका जो है ये आंसर आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 400। आपकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि ये इसका जो वैल्यू होती है वो 400 से ज्यादा हो तो वो लेना है, लेकिन मिनिमम आपको 400 लेना, मतलब 400 से कम इसकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हमारे पास 498 आ रही है, दैट इज ओके, हम 498 यहां पर कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देख सकते हैं यहां पर कि भाई लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस क्या होगा, तो 2/3 ऑफ 498 होता है। इसका कैलकुलेशन करके मुझे जवाब दीजिए, तब तक मैं कुछ लोगों से यहां पर बात कर लेता हूं जो लोग बात करना चाहते हैं। यस सर, आपका प्रीवियस लेक्चर मैंने देखे हैं, ओके ठीक है। जिगर कह रहे हैं कि सर हमारी कॉलेज में तो पूरी बुक सिलेबस में था। अच्छा ठीक है, पूरा बुक आपका सिलेबस में था, मतलब इतनी स्पीड से आपका कंटेंट कैसे कवर हो गया इतनी जल्दी, में समझ नहीं आ रहा है ये। 332 आपका जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। 332 जो है आपका यहाँ पर जवाब आ चुका है, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा। इसको मुझे आप टोटल एरिया के लिए निकाल लीजिए, प्लान एरिया के लिए, और मुझे इसको बता दीजिए जवाब कितना आ रहा है। इंटू 21 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टोटल मीटर, सॉरी न्यूटन में कितना आएगा, न्यूटन में कितना आएगा टोटल बता दीजिए। यश का जवाब आ चुका है, जय केतु का जवाब आ चुका है, सुधाकर का जवाब आ चुका है, बहुत सही जवाब है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आगे इसका जवाब बताइए टोटल कैलकुलेट करके इसको कि कितना आ रहा है ये। कॉलेज हैवी छे भाई जी कॉलेज हैवी छे તમારા લોકોની, એમ હેવી હોવી જોઈએ કોલેજ, એકચ્યુઅલી કોલેજમાં પ્રોફેસર હેવી હોવા જોઈએ, કોલેજમાં નોલેજ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થોડુંક સારું હોવું જોઈએ। ये मार्क्स के श्रेय आपको ही जाते हैं, थैंक यू वेरी मच। ओहो हो, थैंक यू वेरी मच हमें प्रीफर करने के लिए, थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोस को प्रीफर करने के लिए, थैंक यू वेरी मच हमारी तारीफ करने के लिए, थैंक यू वेरी मच हमें सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। खैर जो भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे कैलकुलेट करके इसका जवाब बताइए कितना आ रहा है। हरियप हरियप, और आज मैंने अपना यूनिफॉर्म नहीं पहना है, यूनिफॉर्म नहीं पहनने मैं एक्चुअली बाहर काम से था, ठीक है, और बाहर मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, तो मैं हड़बड़ी में आया और ऐसे ही क्लास में शुरू हो गया, ठीक है ना। वन 743, ओके, मैं अपनी वॉल्यूम थोड़ी कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब है 1743 न्यूटन, ठीक है।
अब मुझे पर पैनल पॉइंट भी बता दो कितना आ रहा है। अच्छा ये पर पैनल पॉइंट था। ओहो हो, जय की तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत आगे निकल गए हमसे, वेरी गुड। ठीक है, मतलब ये 6972 न्यूटन आपका जवाब है टोटल। इसको पर पैनल पॉइंट डिवाइड बाय 4 कर दो। उसके बाद मुझे इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट और एंड पैनल पॉइंट दोनों निकाल के बता दो जवाब कितना आ रहा है। जिगर कह रहे इस बार जीटीयू में तो डबल ए आ जाएगा सर, इतना कॉन्फिडेंट। वेरी गुड, ये कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको पॉजिटिवली लेना, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, ठीक है। तैयारी करते रहना, मेहनत करते रहना, हमसे पूछते रहिएगा, वीडियो हमारे देखते रहिएगा, हम ऑलवेज़ आपके लिए है। आप अगर रात को 12 बजे भी मुझसे सवाल पूछेंगे तो भी मैं अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे एनी टाइम सवाल पूछ सकते हो, बस मेहनत करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात नहीं होती है ना, अक्सर इसमें लोग डूब जाते हैं, है ना। ओवर कॉन्फिडेंट अच्छी बात नहीं होती, कॉन्फिडेंट में रहिए, कॉन्फिडेंट इज मस्ट, पॉजिटिव माइंड सेट से आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, तो 8964 ये क्या था भाई, 8964 क्या था, ऐसा था, कोई जवाब नहीं आ रहा है। आनंद यादव, आपका 8964 आंसर नहीं आना चाहिए था आई थिंक। अपने आप को करेक्ट कर लीजिए ज़रा, ये इस कैलकुलेशन में आपको कोई गलती दिखाई दे रही तो बताइए मुझे, या फिर आप गलत हो वो भी देख लो, है ना। जो भी है आप देख लो अपने हिसाब से, जहाँ पर भी आपको लग रहा है करेक्ट कर लो, और कुछ कन्फ्यूज़न है तो सवाल पूछ लो। हाँ, तो यश का आंसर आ चुका है 1747.375 फुल पैनल पॉइंट। ओके, हाफ पैनल पॉइंट का किसी ने जवाब नहीं दिया मुझे अब तक। हाफ पैनल पॉइंट, हाफ पैनल पॉइंट का जवाब नहीं दिया किसी ने अब तक, क्या दे दिया है किसी ने? चलो खैर जो भी है, हाफ पैनल पॉइंट का जवाब नहीं भी दिया तो भी चलेगा, आपको आता ही वो मैं समझता हूँ, ठीक है। 873, वेरी गुड, ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये लाइव लोड कैलकुलेशन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, है ना। हमने यहाँ पर हमारा लाइव लोड कैलकुलेशन खत्म कर दिया, ठीक है। अब आती है बारी विंड लोड कैलकुलेशन की, जो कि इससे भी आसान है, ठीक है। ये आपको पता है अच्छी तरह से, इससे भी ज़्यादा आसान है विंड लोड कैलकुलेट करना, बस थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्टेप है, दैट्स ऑल, ओके। बाकी दूसरी कोई नई चीज़ इसमें है नहीं। तो विंड लोड के अंदर सबसे पहले तो बेसिक विंड स्पीड निकाल लीजिए। अच्छा, बेसिक विंड स्पीड इसमें क्या होगी ज़रा बताइए मुझे, भुज हमारा लोकेशन है, तो बेसिक विंड स्पीड बताइए। अब्दुल रहमान, वेरी गुड, आपका जवाब भी सही है। सुधाकर, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और हाँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी इस सॉल्यूशन के अंदर, इस न्यूमेरिकल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो मुझे ऑन द स्पॉट पूछ लिया करो, है ना। लाइव स्ट्रीम और लाइव करने का एक यही रीजन है मेरा कि आपसे मैं लाइव इंटरेक्ट कर पाऊँ, आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर पाओ, ठीक है ना। तो 5 सेकंड की आपकी वीबी है, और किसी का कोई जवाब कोई देना चाहेगा मुझे, बेसिक विंड स्पीड क्या है भुज लोकेशन के हिसाब से, भुज जल्दी बताइए, हरी अप। और आपने पूछा आपके फैकल्टी से कि आपने K4 को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, किसी ने पूछा? आनंद कह रहे राइट है सर। अच्छा अच्छा, मतलब आप ओके ओके, ठीक है। तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भुज के अंदर विंड चलती है भाई, ठीक है, ये मतलब है। रविंदर वर्मा कह रहे हैं सर बफरिंग हो रहा है। देखो भाई, ऐसा है कि यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। यहाँ पर हमारा जो वाईफाई कनेक्शन है बिल्कुल स्ट्रांग है। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ हो रहा हो, तो एक काम करो, आप थोड़ा रिलोड कर लो, उसको रिफ्रेश कर लो, है ना। बाकी किसी को हो रहा है कि बफरिंग प्रॉब्लम, तो फिर हम चेक कर लेते हैं एक बार। लेकिन अगर बाकी किसी को नहीं हो रहा, आपको ही हो रहा है, तो फिर आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना। समझदारी वाली बात कही मैंने। अभी तो कॉलेज में हॉलीडे है ना सर, तो कैसे पूछे? अच्छा हाँ हाँ, वो भी है, सही बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में तो होगा कोई फैकल्टी है सर, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं है, कोई बात नहीं,
नहीं पूछना है, ठीक है, अभी कॉलेज स्टार्ट होने के बाद पूछ लेगा मैं। आप चलो, वैसे तो K4 मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, K4 इज मस्ट। ओके चलिए, हाँ तो अब हमने V भी देख लिया। अब दूसरा हमें क्या करना है, हमें दूसरा क्या करना होता है, डिजाइन विंड स्पीड निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद डिजाइन विंड प्रेशर निकालना होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। तो डिजाइन विंड स्पीड है ना, डिजाइन विंड स्पीड मतलब VZ से हम उसे डिनोट करते हैं, VZ डिजाइन विंड स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है VB इंटू K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ये हमारा फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। इस फॉर्मूले के अंदर जैसे कि किसी ने अभी मुझे जवाब दिया, K1 की वैल्यू जो है वो 0.9 आ रही है, 0.90। K1 की वैल्यू आपको निकालनी होगी कहां से, टेबल नंबर 1 से शायद, है ना। टेबल नंबर 1 हमारा है पेज नंबर 11 के ऊपर। ओके, तो 0.90 हमारा 25 साल का जो है वो प्रोबेबल लाइफ है हमारी स्ट्रक्चर की, और जो है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड की है, बिल्कुल सही 0.9। अच्छा, K1 के अंदर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा अभी, ठीक है, वरना ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात उसके अंदर है नहीं। लेकिन अगर किसी को होता है कंफ्यूजन तो बता दीजिए मुझे, आपको मैं यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। IAS कोड मेरे साथ में है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी तरह मैं नहीं हूँ, मैं IAS कोड रखता हूँ अपने साथ में, ठीक है। आपके पास भी शायद होगा, जिसके पास नहीं है ये टोंट उसके लिए था, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, तो भैया ये जो है वह ये 50 आ रहा है हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास 0.90 आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, K2 की वैल्यू कितनी होगी, K2 की वैल्यू कितनी होगी, अब जरा K2 बताइए मुझे, हरी अप। टेबल नंबर 2 के अंदर जाइए, हमारे पास जो है वो कैटेगरी 3 दे रखी है, क्लास A दे रखा है, क्या कैटेगरी 2 दे रखी है हमें, कौन सी कैटेगरी थी हमारे पास, अच्छा कैटेगरी 2 है, हाँ ठीक है, कैटेगरी 2 है, क्लास A है। हाँ, हमारी जो हाइट है स्ट्रक्चर की वो कितनी थी, 12 मीटर की हाइट है हमारे पास। अब यहाँ पर क्योंकि 12 मीटर की हाइट है तो आपको इसमें क्या करना होगा, इंटरपोलेट करना होगा, है ना। हाँ ठीक है, तो K2 के लिए इंटरपोलेशन करके 1.02 होगा। अच्छा यस, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और किसी का इंटरपोलेशन करके K2 का जवाब आ रहा हो तो बता दीजिए। अगर K2 के अंदर आपको फाइंड आउट करने में कहीं प्रॉब्लम हो रही तो बता दीजिए मुझे, कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए, जवाब है तो वो भी मुझे बता दीजिए। हरी अप। 12 मीटर की हाइट है, मीत पारेख, सही बात है आपकी, 12 मीटर की हाइट है हमारी। यश ने जवाब दे दिया है कि K2 के लिए इंटरपोलेशन करना होगा, और इंटरपोलेशन करने के बाद 1.02 आंसर आना चाहिए, और उनका आ रहा है। किसी और बंदे का या बंदी का अगर आंसर आ रहा है तो जल्दी मुझे बता दीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे पूछ लीजिए। वैसे तो कंफ्यूजन वाली इसमें कोई बात है नहीं ऐसी, लेकिन फिर भी देखो, सवाल पूछने में है ना, कभी हिचकिचाया मत करो, कभी शर्माया मत करो, कभी ऐसा मत सोचा करो कि यार मैं सवाल पूछ लूंगा तो कोई मुझे हंसेगा तो नहीं। अक्सर क्लास के अंदर होता है हमसे ऐसे, है ना, जो खासकर बैक बेंचर्स होते हैं उनके पास ये सवाल कई होते हैं ऐसे पिछले, लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं, यही शर्म से, यही प्रॉब्लम से कि यार कोई लोग हंसेगा तो नहीं मुझ पे, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पर इस तरह से है कि एक दूसरे में, अब बहुत कम लोग एक दूसरे को जानते हैं, बाकी लोग सब अननोन है यहाँ पर, तो आप एनी टाइम अपना सवाल, और वैसे भी अगर जानते भी है तो शर्माने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। नॉलेज अब जब आप ले रहे हो तो उसमें शर्म की बिल्कुल भी बात नहीं है, शर्म बिल्कुल साइड पे रखकर आप बेधड़क पूछिए सवाल। छोटे से छोटा सवाल भी आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों, सर ये क्यों, सर वो क्यों, ठीक है। तो तभी आप क्लियर कर पाओगे अपने आप को, अपने कंसेप्ट्स को, अपने चीजों को जो आप जहां कंफ्यूज हो, ठीक है। चलिए तो जल्दी बताइए मुझे आगे फटाफट, K2 की वैल्यू किसी और की आ रही है तो मुझे कैलकुलेट करके बता दो। यश का आ चुका है जवाब, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट का टाइम उनको दे देते हैं। अगर इंटरपोलेशन कर रहे हैं तो कर लो फटाफट। इंटरपोलेशन वैसे बहुत सिंपल है ना। उसके बाद हम K3 देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग, क्योंकि हमारी क्लास फ्री में है इस तरह से, ठीक है। ये अच्छा सर, ये फर्स्ट क्लास है क्या, ये फर्स्ट क्लास, अच्छा हमारी क्लास फर्स्ट क्लास है, ठीक है। और आपकी ये हमारी क्लास मतलब क्वालिटी में फर्स्ट क्लास है, ठीक है। ठीक है, तो और ये बिल्डिंग हमारी क्लास A की है, कैटेगरी 2 है, क्लास A है, और हमारा जो कोचिंग क्लास है उसका ये 8th क्लास है। आपके जितने भी क्लासेस है उन सबको मैंने बता दिया है, ठीक है। कोचिंग क्लास हमारी लाइव जो है वो उसका 8th सेशन है, 8 लेक्चर है, 8th क्लास है, ठीक है। और हाँ चलिए ठीक है,
तो कोड नहीं है आपके पास, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब आपका जवाब है, इंटरपोलेशन सबको आता होगा, आपको निकालना आता है, ठीक है। तो आपका जवाब है 1.02, ठीक है। ये हमने K2 निकाल लिया। अगर आपको K2 निकालना नहीं आता है तो मुझे अभी पूछ लीजिए। अगर K2, अब मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि आपको K2 निकालना आता है, यस ने जवाब दे दिया है, तो 1.02 उनका जवाब मैं लेकर यहां पे चल रहा हूं। K3 की वैल्यू क्या होगी? तो नीचे वहां पर पेज नंबर 12 के ऊपर मैंने आपको बताया कि देखो IS कोड ऑलवेज अपने पास रखो, जय केतु, ऐसी भूल कभी मत करना, क्योंकि आप घर पे ही होगे तो आप IS कोड अपने पास वापस ले लो, और अगर नहीं है तो उसका हार्ड कॉपी करवा के अपने पास रखो, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आगे जैसे जैसे इसको आप, क्योंकि IS कोड को आप यहाँ रोज देखोगे ना तो आपको एक, आप यूज टू हो जाओगे इससे। फिर आप एग्जाम के अंदर जाओगे तो आपको सब पता होगा कि यार ये चीज मैंने यहाँ देखी थी, यहाँ से मुझे ये चीज लेनी है और इस तरह से लेनी है, दैट्स ऑल। प्रैक्टिस रखो, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। कितना टाइम, अच्छा हो गया, वही तो कोड नहीं है सर हमारा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अंजलि का जवाब है K2 के लिए 1, सॉरी K3 के लिए, सॉरी K3 के लिए 1, और K2 के लिए किसका, ये आनंद यादव का है 1.25। आपका 1.25 आंसर आ रहा है आनंद यादव। अब देखो यहां पर 1.25 आपका आ रहा है, 1.02 आ रहा है, बट द करेक्ट वैल्यू इज 1.02। आप आनंद यादव अपने आप को थोड़ा करेक्ट कर लो, और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लीजिए, ठीक है, मैं आपके लिए यहां पर हूं अभी, तो आप मुझे पूछ लीजिए, फिर भी एक बार करेक्ट कर लीजिए अपने आप को, आपने शायद इंटरपोलेशन में कोई गलती की होगी। तो K3, अब देखो यहां पर क्योंकि हमारा थीटा जो है वो 3 डिग्री से कम है, यहां में हमें यहां पर कहा गया है कि थीटा इज लेस देन 3 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहां पर हम जो है K3 की वैल्यू 1 ले लेंगे। बट अगर ये थीटा जो है ग्रेटर देन 3 डिग्री होता, 10 डिग्री 12 डिग्री वगैरह होता, 17 डिग्री वगैरह होता, तो हम जो है IS कोड के अंदर पेज नंबर 56 जो है वहां पर जाते हैं, और वहां से जो है इसके कुछ प्रोविजन है इसके लिए, वो हम लेते हैं। उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर है, तो आप जाके उसे देख सकते हो, ढूंढ सकते हो विंड लोड कैलकुलेशन के अंदर। और अगर आपको ढूंढने में कोई मुश्किल होगी तो आप इस हम जैसे ही हमारा सेशन खत्म होगा आज का, उसके बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम K3 की वैल्यू 1 ले रहे हैं। K4 की वैल्यू क्या होगी? K4 की वैल्यू आई थिंक 1.15 होगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि K4 जो है आपको पेज नंबर 8 के ऊपर या 11 के ऊपर दे रखा है, शायद 8 के ऊपर दे रखा है, IS 875 2015 के अंदर K4 की वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंस फैक्टर, साइक्लोनिक रीजन फैक्टर, ठीक है। ये तो ये इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए 1.15 दे रखा है, ठीक है ना, ये आपको यहां से ले लेना है। तो टोटल कुल मिला के जो है इसका जवाब आ रहा है, किसी ने दिया है, सुधाकर ने इसका जवाब दिया है 58 पॉइंट समथिंग, है ना, 52.785 आपका जवाब है, जो कि बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है, दैट इज 52.785। फिर से यहां पर हम डिफरेंस हमारा हो गया है बुक से, क्योंकि बुक में उन्होंने इसको कंसीडर नहीं कर रखा है, ठीक है। तो 52.785 था आपका जवाब, बिल्कुल सही 52.785, ओके। ये आपका जवाब इस तरह से आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो फिर पढ़ने का आपको खुद मजा नहीं आएगा, आप बोर सा फील करोगे, प्रेशर सा फील करोगे, टेंशन आएगा आपको, यार क्यों नहीं हो रहा। कंफ्यूजन मत रखो, है तो सॉल्व यहाँ पे अभी कर लो। आपका जवाब बिल्कुल सही है, मीटर पर सेकंड में आपका आंसर आएगा। यूनिट लिखना मैं भूल रहा हूं, आप मत भूलिएगा, ठीक है प्लीज। चलिए, तो Vz की वैल्यू हमने निकाल ली है, डिजाइन विंड स्पीड थी हमारी, डिजाइन विंड प्रेशर, अब सॉरी हाँ, डिजाइन विंड प्रेशर अब निकालेंगे हम लोग। तो डिजाइन विंड प्रेशर क्या होगा, इसका इंटू 0.6, ये इसको स्क्वायर कर लो, 0.6 Vz स्क्वायर, यही मतलब अलग से लिख देता हूं, चलो ठीक है, मैं ठीक है Pz लिख देते हैं, ठीक है, प्रेशर है ये, तो Pz लिख लो 0.6 Vz स्क्वायर। इसका जवाब मुझे बता दो कितना आ रहा है, जल्दी करो, सारी चीजें जो है। Pz इज ओके, वेरी गुड, यश क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आनंद यादव आपका जवाब आ रहा है किसका, Vz का, दैट इज 52.785 मीटर पर सेकंड, दैट इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो भाई यश ने और किसी ने जवाब दिया है मुझे डायरेक्ट इसका, जय केतु का, सॉरी जय केतु ने और यश ने मुझे जवाब दिया है Pz का, दैट इज 16, अच्छा 1671.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सभी का आंसर आ रहा है ये 1671 पॉइंट, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है।
ये प्रेशर है, ठीक है। तो ये 1000 कितना आ रहा है आपका, 1671 600 सॉरी 1671.754 या 0.75 हम ले लेते हैं, ठीक है, 0.7 0.68 जो भी है, तो 0.75 0.76 जो भी आप ले सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि ये प्रेशर है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये VB आ गया, VZ आ गया, PZ आ गया, हमने ये प्रेशर, स्पीड, डिजाइन वगैरह सब देख लिया। अब बात करते हैं लोड के बारे में, व्हाट अबाउट द एक्चुअल लोड, ओके। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर प्लस और माइनस कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल प्रेशर इनटू स्लोप एरिया, हाफ स्लोप एरिया होता है, इनटू PZ मतलब डिजाइन विन प्रेशर, ठीक है। तो ये हमने निकालना है। अब चलिए, तो इसके बारे में मैंने आपको कल बहुत अच्छी तरह से सिंपल तरीके से और आसान भाषा में समझा दिया था, है ना। तो मुझे नहीं लगता है फिर से मुझे इसके अंदर इतना लंबा खींचने की जरूरत पड़ेगी इस चीज को। खैर जो भी है, अगर जरूरत पड़े तो मैं रेडी हूं, तैयार हूं, ठीक है। आप सिर्फ मुझे बताइएगा, मुझे सर यहाँ समझ नहीं आया तो मैं तैयार हूं। CPE प्लस और माइनस CPI इंटू एरिया इंटू PZ, इसमें CPE जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट होता है जो आपको IS से निकालना होगा। अब जिन लोगों के पास IS कोड नहीं है वो सिर्फ देखते रहेंगे और दूसरा उनके पास कोई इलाज है नहीं, ठीक है। खैर देखते रहिए, और अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, तो आप उसमें से भी ओपन करके हमें बता सकते हो, ठीक है, कि भाई CPE की सर वैल्यू क्या आ रही है उसके अंदर। चलिए, पेज नंबर 16 पे आ जाइए, यहां पर CPE की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। 1671.745 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, योर आंसर इज राइट, बट यूनिट में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, यूनिट सही कर लो। चलिए, तो अब हमने देख लिया कि पेज नंबर 16 पे जाना है, टेबल नंबर 5 पे देखना है, और यहां पर कुछ वैल्यूज है उस पे हमें एनालाइज करना है, आगे बढ़ना है। तमल आइए, आपका स्वागत है, आप थोड़े से लेट शायद हो, थोड़े से, ठीक है। चलिए, खैर जो भी है, आइए, स्वागत है आपका, गुड इवनिंग। तो यहां पर हम देखेंगे पहले तो हमारा जो बिल्डिंग है हाइट के रेशियो के हिसाब से कौन से केस में बैठ रहा है, बिल्डिंग हाइट रेशियो क्या है हमारा, ठीक है। तो भाई हमारा हाइट बाय विड्थ, हाइट हमारे पास 12 की है, विड्थ हमारे पास कितना था, हमारे पास विड्थ, अच्छा हाइट भी 12 है और विड्थ भी 12 है हमारी बिल्डिंग की। अगर आपको पता है सवाल तो आपको मैं समझ में आ रहा होगा कि हमारी बिल्डिंग की हाइट जो थी ना ईव्स लेवल की, वो 12 मीटर की थी, और हमें जो स्पान ऑफ ट्रस दे रखा था वो भी 12 मीटर का था। इसका मतलब 12 बाय 12 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा केस कौन सा हो रहा है, ये हमारा ये सेकंड केस होगा, ठीक है। अब सेकंड केस के अंदर फिर से वही हमें कुश्ती लड़नी पड़ेगी जो हमने कल लड़ी थी और हम जीत गए थे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर डिपेंड करता है, हाँ, एंगल के ऊपर। अल्फा की वैल्यू जो है 22 है, अगेन 20 और 30 के बीच की जंग है, ठीक है, अगेन 20 और 30 के बीच हमें इंटरपोलेट करना होगा। तो मतलब वही प्रोसेस आपको कल जो हमने की थी वो मुझे करनी है वापस। अब कितने लोग चाहते हैं कि कल में जो हमने किया यहाँ पे इंटरपोलेशन जिस तरह से, वो मैं फिर से करूं, या फिर आपको ये आप खुद करके मुझे इसका जवाब बताओगे, आप खुद करोगे या मैं यहाँ पे बोर्ड पे करूँ इसको। सर आप कौन से ईयर के IS कोड को यूज करते हो, 2015 और समथिंग एल्स। एक्चुअली मेरे पास जो है IS कोड वही है अभी फिलहाल 875 पार्ट 3 1987 का, ये जो मैं टेबल ओपन करके बैठा हूँ ये 1987 का है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मूले के बारे में तो मैंने IS 875 सॉरी हाँ 2015 जो है, फिर 2015 जो है वो मैं उसके लिए यूज करता हूँ सिर्फ मैं भी फॉर्मूले के, क्योंकि वेरिएशन यहीं पर आया है, मैंने देखा है इसको, ठीक है ना। तो वेरिएशन यहीं पर आया, बाकी सब चीजें इसके अंदर सेम है ऑलमोस्ट, जो हमारे काम की है वो सब यहाँ पर सेम है, वेरिएशन फॉर्मूले के अंदर आया है जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब बताइए मुझे फटाफट कि कितना आ रहा है आपका। यश ने कहा है कि हम इंटरपोलेट करके आपको जवाब बताते हैं, तो मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आप मुझे जवाब बता दीजिए कि आपका जवाब क्या आ रहा है। जवाब अगर आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है इसके लिए 2 डिफरेंट एंगल्स होते हैं, है ना। ये E होता है, ये F होता है, ये G होता है, ये H होता है। हमें IS कोड कहता है ये 0 डिग्री हुआ, IS कोड कहता है ये 90 डिग्री हुआ,
आपकी एंगल का जो विंड का एंगल हो सकता है डायरेक्शन के मुताबिक, वो मिनिमम 0 पर हो सकता है या मैक्सिमम 90 पर हो सकता है। ठीक है, तो हमें पहले EF को निकालना होगा, और उसी तरह से यही कंडीशन इस डायरेक्शन की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग किस डायरेक्शन में बिल्ड इसके लिए लोकेटेड है। इधर की अगर बात करें तो EF के लिए या 0 डिग्री के अंदर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, और GH के लिए 0 डिग्री पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो EF और GH के लिए 0 एंगल पे देखो फटाफट, EF की वैल्यू आ रही है यश की 0.57 माइनस में। ठीक है, माइनस 0.57 आ रही है ऑब्वियसली। दूसरे किसी और का जो जवाब आ रहा है बता दीजिए मुझे। GH की वैल्यू -0.5 होगी, वेरी गुड। यश के अलावा और कोई बंदा या बंदी ऐसा कोई हो जो मुझे इसका जवाब देना चाहे, तो मैं वेट कर रहा हूं, प्लीज मुझे आंसर दीजिए इसका। आई एम वेटिंग, जल्दी करो। यश का जवाब तो बखूबी बहुत अच्छी तरह से मिल रहा है मुझे, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और यश देख लेना, बहुत अच्छा करने वाले हैं आने वाले पेपर्स के अंदर। बाकी लोग, अंजलि जाला का आंसर आ चुका है -0.5 का, लेकिन ये GH का है या फिर EF और GH आपके दो हो गए इसके वैल्यूज पहले 0 डिग्री के लिए, उसके बाद 90 डिग्री के लिए EG और FH का होगा। तो मुझे पहले EF और GH की वैल्यूज बताइए, EF और GH की। GH के तो अंदर देखो अंजलि, ऐसा है कि GH के अंदर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट वहां पर 20 के अंदर भी -0.5 है और 30 के अंदर भी -0.5 है, तो इसके अंदर आपको आपने कैलकुलेट कुछ नहीं किया। कैलकुलेट करना है आपको EF के लिए। ठीक है, तो गिव मी द आंसर ऑफ EF फॉर 0 डिग्री। तो यहां पर यश का आंसर आ चुका है किस चीज के, FH के लिए। अच्छा, FH के लिए आंसर यश का आ रहा है। बहुत खूब यश, बहुत खूब, आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो, वेरी गुड। तो FH का -0.652, ओके। और जिगर पटेल का जवाब है -0.5 EF के लिए, और GH के लिए क्या था, EF और अच्छा आप सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। तो -0.5 आपका GH के लिए होगा, बिकॉज यहां पर जो GH की वैल्यू है, अगर देखोगे GH की कॉलम के अंदर, तो यहां पर सारी वैल्यूज 20 और 30 के लिए -0.5 ही है। तो वेरिएशन जब है नहीं तो आपको इंटरपोलेशन करने की जरूरत भी नहीं है ना। समझ आ रही मेरी बात है आपको। जो वैल्यू अगर मान ली 20 के लिए है और वही वैल्यू 30 के लिए है, तो 20 और 30 के बीच में हर एक आने वाली वैल्यू की भी वैल्यू वही होगी। कंफ्यूज मत होइए आप, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मुझे यश ने सारे जवाब बिल्कुल सही दे दिए हैं, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए मुझे, जिगर, अंजलि और दूसरे जो है, जो भी लोग हैं दूसरे। हरी अप गाइस, हरी अप, कैलकुलेट करो, मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। तमल, आपका भी जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। आनंद का भी जवाब मिलना बंद हो गया है। सुधाकर का जवाब मिलना बंद हो गया है मुझे। जय कीतू के जवाब नहीं आ रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी करो फटाफट। यश सारे जवाब दिए जा रहे हैं। एक ही बंदे ने मोर्चा संभाल रखा है जवाब देने का, मानो मैं सिर्फ एक ही बंदे से सवाल पूछ रहा हूं। तो यश का जवाब है, ज्यादा वेट ना करते हुए मैं यश को आगे रखकर उनके जवाब को इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। चलिए, तो यश का जवाब है CPE के लिए मैक्सिमम जो आ रहा था, कितना आ रहा था यश, दैट इज -0.8, ठीक है। आपने निकाला -0.8 इज द मैक्सिमम आंसर फॉर CPE। और आप बात करें अगर CPI की, तो CPI जो है वो इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट जो है। हाँ जिगर, ये सही है आपका, मतलब आप नहीं करोगे कुछ सॉल्व, बस जो सामने वाले ने कर रखा है वो सही है ना। मतलब ये तरीका, ये टैक्टिक्स आपकी सही है, मतलब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सामने वाले बंदे ने एक कर लिया है तो अपन भी उसके पीछे हो चलो, दैट्स ऑल। सर भी खुश, अपन भी खुश, यश भी खुश। चलो खैर जो भी है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये CPI हमने देख लिया, सॉरी CPE हमने देख लिया। CPI इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट होता है, और ये आपको आई थिंक यहाँ पर आगे प्रोविजन दे रखा है इस चीज का। पेज नंबर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कौन सा पेज नंबर है इसका, पेज नंबर 36 क्लॉज नंबर 6.2.3.2। अगर आपका जो है ओपनिंग 10% है, ठीक है, ये 20% से कम होता है तो आपको ±5 लेना है। 20% से कम होता है, अगर 20% से ज्यादा होता है तो ±0.7 लेना है, ठीक है। नाउ बिकॉज आवर ओपनिंग इज 25%, अगर आपको पता है तो हमने देखा होगा वॉल ओपनिंग जो हमारी है इसके अंदर 25% है, ठीक है ना।
मैं सही बोल रहा हूं ना? 25% वॉल ओपनिंग हमारे पास है, ठीक है। तो 25% वॉल ओपनिंग है, इसका मतलब हमें प्लस और माइनस 0.7 लेना है। अब प्लस और माइनस हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो मैंने इसका भी आपको रीजन कल बताया था कि भाई अगर ये हमें ऐसी साइन यहां पर रखनी है कि इसका जो पूरा वैल्यू हो, अगर इसकी वैल्यू पर्टिकुलर देखो या पूरे फॉर्मूले की वैल्यू देखो, वो मैक्सिमम आनी चाहिए। इन शॉर्ट अगर मैक्सिमम आएगी वैल्यू, तो वो वैल्यू की साइन आप उसके हिसाब से ले लो। अगर यहां पर आप देखो, क्योंकि हमारे पास, मैं एक काम करता हूं, इसको रफ करके आपको क्लियर समझाता हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर क्योंकि इसकी वैल्यू -0.8 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं माइनस, ये प्लस, चलो प्लस मैं यहां पर ले लेता हूं 0.7, ठीक है, प्लस 0.7 ले लेता हूं, इंटू एरिया हमारा जो भी है, इंटू पीजेड हमारा जो भी है। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं और इसका जवाब कंपेयर करूं, उसके बाद यहां पर माइनस ले लो, उसका कंपेयर करो, तो किसमें आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपको कैलकुलेट पूरा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज है। यहां पर देखो, इसको ही कैलकुलेट कर लो। अगर ये मैक्सिमम आ रहा है तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये सारा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होगा तो ये ज्यादा होगा वैल्यू, माइनस प्लस माइनस होगा मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये आंसर भी कम हो जाएगा। तो आपको यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सीपीए माइनस है इसलिए सीपीआई भी माइनस होगा। ये कहां लिखा है इस तरह से, सीपीई माइनस है इसलिए सीपीआई माइनस होगा? आप जरा मुझे इसको समझा सकते हो यश? क्योंकि जहां तक मैंने देखा है वो यही है कि भाई मैं वैल्यू आपकी जो है मैक्सिमम आनी चाहिए। माइनस प्लस ओनली और ओनली आपके जो प्रेशर है उसके नेचर को बताती है कि ये सक्शन है या नहीं, ये सक्शन क्रिएट, नेगेटिव प्रेशर जो होता है सक्शन क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो बस वही बताती है। ऐसा कोई नहीं है कि भाई सीपी आपका माइनस में है तो आपको सीपीआई भी माइनस में। इट इज इसका बेसिक, ये मैं आपको कोर चीज बता रहा हूं कि ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, इन शॉर्ट, ठीक है। माइनस प्लस साइन डजंट मैटर, वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यहां पर हम माइनस लेंगे तो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपकी वैल्यू प्लस है यहां पर, ठीक है। तो अगर हम अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो अगेन यहां पर भी प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि अभी यश ने मुझे कहा, वो हम आपको जो है इस तरह से कान पकड़ने के लिए कह रहे थे, तो यश ने हमको क्या क्या कह दिया, इस तरह से कान पकड़ लो ठीक है। मतलब ये जो है प्लस, जो ये साइन जो होगी वही ये साइन रखना होगा, तो वो ऐड हो जाएगा, सिंपल। ओके यश, आप भी सही थे, ओके। मैं, आपने जो कहा वो भी सही था और मैंने जो कहा वो भी सही था। तो आप अपने हिसाब से कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन यूज कीजिएगा। चलिए, तो अब मुझे जो है आप उसको कैलकुलेट करके पूरा जो एफ है उसकी वैल्यू बता दीजिए। हमें हाफ स्लोप एरिया पता है, हमें पीजेड पता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, मुझे इसका जवाब बताइए कि विंड लोड कितना आ रहा है। हरी अप, हरी अप। सुधाकर कह रहे मैक्सिमम वैल्यू के लिए सर, हाँ सॉरी वो यश कह रहे थे, तभी तो वैल्यू मैक्सिमम होगी ना सर। यश सही बोल रहा है, हाँ यश सही बोल रहे थे। मैं कहां बोल रहा हूं कि यश गलत बोल रहा है, यश ऑलवेज सही ही बोलते हैं, ठीक है सुधाकर, यश ऑलवेज सही बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू जिगर, है ना। खैर जो भी है, तो यश का जवाब भी सही आता है हमेशा, है ना। देखो -57048.46 यश का जवाब भी आ चुका है। किसी का जवाब आया ना आए, यश का आ चुका है। और किसी का जवाब आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी जवाब लिखो अपना अपना, जो भी आ रहा है कैलकुलेट करके। यश के अलावा कोई और? अब ये मत कहना कि सर यश सही है, ठीक है ना, वरना जिगर बोलेगे कि सर यश का जवाब सही है, हम यश के साथ हैं देखो, जितना आप मेहनत करोगे उतना मजा आएगा आपको भी, है ना। चलिए, तो यश का जवाब के अलावा कोई और जवाब देने के लिए तैयार है ही नहीं, कतई तैयार नहीं है भाई, ठीक है। चलो खैर जो भी है, तो क्योंकि हमारा वेरिएशन थोड़ा बहुत हुआ है 1 2 पीजेड के अंदर हमने किया था, है ना शायद, तो हमारा जवाब जो है -57। जिगर पटेल, ये भाई आपने सरप्राइज दे दिया मुझे लगा कि आप वही बोलोगे कि सर यस इज राइट लेकिन आपने थोड़ा चेंज, देखो पसंद आई मुझे बात, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या था आपका जवाब? -57048, -57048.66
समथिंग, क्या था पॉइंट 46, अगर लेते हो तो भी ठीक है, अगर नहीं लेते हो तो भी ठीक है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि अगर आप मुझे लग रहा है कि हो सकता है जिगर ने अपने आप को थोड़ा अलग करने के लिए पॉइंट वाली जो वैल्यू उसको निकाल के मुझे डिट्टो जो आंसर है यश का वही दे दिया है। ठीक है, खैर जो भी है, आपने अगर अच्छी तरह से किया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, खुद से किया, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। चलिए, तो भाई ये जवाब हमारा है, ये हमने जवाब बखूबी निकाल लिया, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। ये हमने जवाब निकाल लिया, इसको पर पैनल पॉइंट डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए इसको। ठीक है, डिवाइड बाय 4 कर दो, पर पैनल पॉइंट मिल जाएगा आपको आंसर। डिवाइड बाय 2 कर दो, आपको इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट, सॉरी एंड पैनल पॉइंट जो होता है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इस तरह से जो है हमने इसको, इस सवाल को, इस एनालिसिस को पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें पूरे एग्जाम्पल में बताइए मुझे लेंथ कहां पर हमने यूज की और कौन से फॉर्मूले में, कौन से कैलकुलेशन में लेंथ की जरूरत पड़ी हमें। आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं अब तक, जरा मुझे इस चीज का जवाब बताइए कि लेंथ हमें कहां यूज हो रही है। इज देयर एनी प्लेस, एनी फॉर्मूला, एनी कैलकुलेशन जहां हमने लेंथ को यूज किया है। सुधाकर का जवाब है 14262.115। ठीक है, न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन। उसके बाद नहीं यूज, अच्छा यश कह रहे कि नहीं यूज किया। ठीक है, हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा था। ठीक है, ओके। जय केतु का जवाब कुछ अलग सा, मतलब आपने किलो न्यूटन में कर दिया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो न्यूटन में करो तो भी ठीक है, किलो न्यूटन में जवाब दे दो तो भी ठीक है, कोई गलत नहीं देगा आपको, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। ठीक है, मतलब देखो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं अब, और आपको भी लगेगा ये कि आपको अगर इस तरह का एक विंड एनालिसिस का, डेड लोड एनालिसिस का, लाइव लोड एनालिसिस का एक एग्जाम्पल अगर जीटीओ के एग्जाम में आता है या मिड एग्जाम में कहीं भी आता है, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट इसको सॉल्व करने में लगने चाहिए। ये तो हम गपशप करते हुए यहां पर सॉल्व कर रहे हैं इसलिए इतना देर लग रहा है, वरना 5 मिनट के अंदर आप सभी से ये हो जाएगा, नहीं होगा, यस और नो में मुझे जवाब दो, जल्दी करो। मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आप इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो या नहीं कर सकते हो? जवाब मुझे यस और नो में चाहिए, जल्दी करो, हरी अप। जय केतु कह रहे कि सर ये सीपीई वाला पता नहीं चल रहा। अच्छा जय केतु, आपको सीपीई वाला पता नहीं चल रहा। देखो सीपीई होता है एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, इसके लिए आपको करना ये होता है, मैंने आपको बताया था। तब बाकी जो लोग हैं मुझे जवाब दे दीजिए कि आपको 5 मिनट के अंदर ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो। सीपीई के अंदर एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए हमारा ये, हाँ देखो ये हमारी बिल्डिंग है, ये प्लान बता रहा हूं, ये प्लान है। ठीक है, मैं ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आईएस कोड कहता है कि हमारे पास EF GH ये इन्होंने इसी एक जनरली जो है एक नोमेनक्लेचर, एक नामकरण कर रखा है साइड को पहचानने के लिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये EF ही होगा तो यार ये EF क्यों दिया, तो ये आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, PQRS जो भी आपको देना है। ठीक है, इट्स ओके। आईएस कोड क्या कहता है कि डायरेक्शन जो होती है, विंड एंगल जो होता है, ठीक है, एंगल जो होता है विंड का, वो मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है यहां पर। ठीक है, मिनिमम 0 डिग्री से मैक्सिमम 90 डिग्री पर वो वेरी हो सकता है, आईएस कोड ये कहता है आपको। ठीक है, अब जब ये मिनिमम और मैक्सिमम हमें एंगल दे रखा है तो इनके बीच में कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम को कंसीडर करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब आईएस कोड ने क्या कहा हमको कि भाई टेबल नंबर जो आपका 5 वगैरह, कौन सा टेबल नंबर 16 था शायद। ठीक है, वहां पर आपको जाना है और उसके अंदर जाकर आपको क्या करना है कि वहां पर एक 0 डिग्री के लिए कॉलम दे रखा है, एक 90 डिग्री के लिए कॉलम दे रखा है। उसके अंदर आपको जो है EF साइड जो है वो 0 डिग्री का बता रही है और GH साइड जो है वो भी आपको इस तरफ से 0 डिग्री बता रही है। ठीक है, इस तरफ से 0 डिग्री बता रही है। तो 0 डिग्री के लिए पहले जो उसकी वैल्यू आ रही है इंटरपोलेट करो। अगर मान लीजिए 20 आपका एंगल है तो 20 के लिए -0.7 या -0.2 जो भी आपकी वैल्यू वो आपको दे रखी है, आप ले लो। लेकिन अगर आपकी 23, 24, 21 ऐसे कुछ एंगल है, ठीक है, तो उसके लिए आपको इंटरपोलेशन करना होगा। इंटरपोलेशन बहुत आसान तरीका होता है। आपको इंटरपोलेशन आता है नहीं आता है, जरा बताइए मुझे। जय केतु, आपको इंटरपोलेशन आता है नहीं आता है? हाँ, तो मैं कुछ लोगों के यहाँ पे सवाल जवाब ले लेता हूं अभी। यस, प्रजापति तरुण करेगी। प्रजापति तरुण, आपने इस सवाल का जवाब बड़ी अच्छी तरह से दिया, यस, लेकिन कब से मैं आपको कैलकुलेशन के जवाब सवाल पूछ रहा हूं तो आप मुझे कैलकुलेशन का एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। तो ये क्या फंडा है, जरा बताइए मुझे। या आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम है आपकी? सुधाकर भी यस ऑफ कोर्स कह रहे हैं। ठीक है, सुधाकर का बड़ी देर बाद जवाब आया मुझे। ठीक है, यस कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। यस, प्रैक्टिस करोगे तो होगा। 5 मिनट क्या, 5 मिनट से पहले हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 10 मिनट भी कम पड़ेगी आपको, ये दावा है मेरा। प्रैक्टिस करो, हमेशा प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करो।
ओके जयेश करेंगे सर ये एग्जाम्पल कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है? देखो एग्जाम्पल के अगर मार्किंग की बात मैं करूं तो इस तरह का एग्जाम्पल आपको 7 मार्क के अंदर आ सकता है, और एक एग्जाम्पल आता है 14 मार्क्स के अंदर जिसके अंदर आपको जो है डिजाइन ऑफ पर्लिन और डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल इस तरह से भी आ सकता है कि इसको विंड लोड कैलकुलेट करो और डिजाइन ऑफ पर्लिन कर लो, वो 14 मार्क्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इतना ही पूछा कि भाई इसको एनालाइज करो तो आपको 77 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। लेकिन अगर साथ में कहा गया कि एनालाइज द लोड्स एंड डिजाइन द पर्लिन तो आपको 14 मार्क्स के अंदर पूछेगा। ठीक है, इसके अंदर बाकी हम और भी इसके पेपर को थोड़ा एनालाइज करेंगे, उसको पेपर को भी हम उसके अंदर जो है पढ़ेंगे, पेपर को भी समझेंगे कि पेपर के अंदर किस तरह से कौन से सॉल्यूशन को कब लिखना है, वो मैं अलग से हम उसका एनालिसिस पूरा पेपर के अंदर अलग लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कि भाई पर्टिकुलर पेपर में पर्टिकुलर जो सवाल है उसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या खूबी है क्या खामी है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना करना है, कितना करेगा तो कितना मार्क मिलेगा, कितना छोड़ेगा तो कितना मार्क कटेगा, वगैरह 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 जो भी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सर्विस सभी उन्हीं लोगों के लिए जो हमारे पेड मेंबर्स होंगे, पेड मेंबर्स नहीं है तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जय के तो कह रहे हैं कि आपको इंटरपोलेशन आता है। जब आपको इंटरपोलेशन आता है तो फिर 20 और 30 के बीच में इंटरपोलेशन आपने कर लिया, इंटरपोलेशन कर लिया तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि भाई 21.8 जो भी आपका डिग्री अल्फा है उसके अल्फा के मुताबिक आपको एंगल मिल गया EF का। ठीक है, GH का भी इसी तरह से मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली आपको EG और FH ये भी 90 डिग्री IS कोड मानता है कि भाई ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये इसलिए 90 इधर का 90 डिग्री है, इधर का 90 डिग्री है, इधर का 90 डिग्री। ठीक है, मतलब विंड का जो है डायरेक्शन चेंज होता है, एंगल की बात हो रही है यहां पर। तो भाई बात है कि यहां पर देखो एक तो EG और FH के लिए 90 का जो कॉलम होगा उसके अंदर से निकाल लो, बड़ी सिंपल चीज है। जो भी मैक्सिमम होती है फिर साइन को भूल जाओ, साइन को उसके अंदर भूल जाओ, उनमें से जो भी डिजिट मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम है उसको आप CP की वैल्यू कंसीडर कर लो। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, हाँ तो बस आप सभी की अगर और कुछ सवाल हो तो बता दीजिए मुझे। और हाँ, अब मेन आपसे एक डिस्कशन करना चाहूंगा, मैं चर्चा करना चाहूंगा कि अब जो है नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे ग्राफिकल मेथड वाला। तो आप लोग ग्राफिकल मेथड वाले एग्जांपल को करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या फिर हमें डायरेक्ट डिजाइन ऑफ पर्लिन पे स्किप करना चाहिए? आप लोगों की क्या राय जरा बताइए मुझे। हमें डिजाइन ऑफ पर्लिन करना चाहिए या फिर ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट करना चाहिए? बताइए मुझे आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हो? डिजाइन ऑफ पर्लिन या फिर ग्राफिकल मेथड? करवा दीजिए सर ग्राफिकल मेथड, जिगर कह रहे हैं करवा दीजिए। और कोई है ऐसा ग्राफिकल मेथड? वैसे अगर हम देखें GTU के पेपर्स को तो बहुत रेयरली, आई थिंक बहुत ही रेयरली, नहीं के बराबर शायद पूछा ही नहीं गया है ग्राफिकल मेथड के बारे में, है ना। डिजाइन ऑफ पर्लिन बहुत बार पूछी जाती है, डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस भी पूछे जाते हैं, है ना। तो आपकी क्या इच्छा है, आपके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप चाहते हो कि हम करें तो हम करेंगे, अगर चाहते हो तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड प्रजापति तरुण कह रहे हैं, यश कह रहे हैं, जयेश कह रहे डायरेक्ट। अच्छा, मतलब देखो अगर मोटा माटी देखिए हम यहाँ पर तो मेजोरिटी जो है 3-4 जो भी लोग हैं वो ग्राफिकल मेथड के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड को हम कंफर्म करते हैं। कल हम ग्राफिकल मेथड के बारे में सीखेंगे। कल हमारी क्लास होगी 7:30 बजे। कल हम ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट करेंगे। ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। कंफ्यूज रहते हैं कई लोग इसके अंदर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर किस तरह से ग्राफिकल मेथड को प्रोसीड किया जाता है और ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लोड को एनालाइज। हमने ये जो मेथड हमने फॉलो किया, ये इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। क्या कहते हैं इसको? एनालिटिकल मेथड कहते हैं। हम ग्राफिकल मेथड से कल देखेंगे, ठीक है, कल की क्लास के अंदर। ओके, चलिए। हाँ, ये सुधाकर कह रहे हैं एनीबडी हियर फ्रॉम MSBTE? आई थिंक नोबडी, आई थिंक। ओके, खैर जो भी है, चलिए। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आप सभी से अब अलविदा लेने का समय आ चुका है। गुड नाइट आप सभी को। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, साफ सुथरे रहिए, मास्क पहन के बाहर निकलिए और हाइजीनिक कंडीशन में रहिए। हाथ बार बार साफ करिए, ठीक है। फेस पर टच करने से हैंड को रोकिए बार बार, ठीक है। नाक पर टच करना, कहीं छींक आ रही है तो आप हमेशा कुछ रुमाल, नैपकिन वगैरह, टिश्यू वगैरह यूज़ करें और दूसरों से कांटेक्ट करना कम करें, ठीक है। मतलब ऐसे फिजिकली हाथ मिलाना वगैरह, ठीक है, कम करें। ओके, कल 7:30 बजे हमारा
लेक्चर होगा जिसके अंदर हम ग्राफिकल मेथड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हमारा 7:30 बजे। अगर लेट हुआ तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा हमारे एप्लीकेशन के जरिए। जो लोग नए हैं, एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल कर लीजिएगा। मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। टेक्निकल सिविल नाम है हमारे एप्लीकेशन का, इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्टर कीजिए। वहाँ पर आपको बाकी सारी डिटेल्स और अनाउंसमेंट मिलते रहेंगे हमारे लेक्चर्स के बारे में, क्लासेस के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का इस क्लास को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।